Hello friends, this is CA Nikhil Sarda and welcome to my channel Economics वाला a CA Nikhil Sarda initiative. Friends, आज हम आएंगे इकोनॉमिक कैप्सूल नंबर 7। लास्ट कैप्सूल की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने देखा था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट से रिलेटेड, इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज में क्या होता है। हम बात कर रहे थे एक्सचेंज रेट्स की, करेंसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो कैप्सूल नंबर 5 से स्टार्ट हुआ था। आज कैप्सूल नंबर लास्ट लेक्चर कैप्सूल नंबर 6 के अंदर मैंने आपको एक्सचेंज रेट के इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज पे क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में बताया था। और हमने एक एग्जांपल भी लिया था जिसमें मुंबई के हमारे मिस्टर एक्स ने यूएसए में मिस्टर वाई से कुछ इंपोर्ट किया था और उसको पेमेंट करना था। बेटा ये हो गया इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज के बारे में। अब हम बात करेंगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज के बारे में, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इकोनॉमिक कैप्सूल नंबर 7, उसमें हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज की बात करेंगे कि उनके लिए क्या बेनिफिट रहता है, या फिर हम वही एग्जांपल को कंटिन्यू भी कर सकते हैं हमारे कि भैया मान लीजिए इंडिया वाला जो है, जो इंपोर्ट कर रहा था वो इंपोर्ट ना करते हुए यूएसए में एक्सपोर्ट करता है तो क्या होगा, ठीक है। तो वही एग्जांपल कंटिन्यू करूंगा। अब मैं बात करता हूं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। वैसे तो चाइना हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, लेकिन एक काम करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि इंडिया इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, ठीक है ना, ज्यादा अच्छी बात है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, हम इंडिया को इमेजिन कर लेते हैं कि एक दिन हमारा इंडिया भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनेगा। सुनने में तो यही अच्छा लगता है कि इंडिया जरूर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बने, सुनने में ये अच्छा लगता है। और सुनने में ये भी अच्छा लगता है फ्रेंड्स कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज ज्यादा बेटर रहते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। जो कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट के चक्कर में जाएगा तो खुद के कंट्री में भी शॉर्टेजेस क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं। इसलिए हमेशा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है ना। चलिए उसके बारे में आगे की कैप्सूल्स में बात करेंगे। पहले आज मैं आपको एक्सपोर्ट क्या इंप्लीकेशन होता है वो आपको बताऊंगा। एक्सपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन होगा करेंसी का, ठीक है। वही एग्जांपल को कंटिन्यू करूंगा तो आपको लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। यही हमारा इंडिया, ठीक है, ये आ गया मुंबई, और हम यहां से गुड्स अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं? यूएसए में कोई पार्टी है समझ लीजिए। यूएसए में अंदर यहाँ पे हमारा वही मुंबई का मिस्टर एक्स है और यूएसए में समझ लीजिए मिस्टर वाई है। अब इंडिया से यूएसए में एक्सपोर्ट हो रहा है। सर ऐसा होता भी है कि हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। इंडिया से एक्सपोर्ट हो सकता है ना यूएसए में, बिल्कुल, और होता भी है। काफी सारी चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट भी की जाती है यूएसए में, ठीक है। अब समझना दोस्तों, वही एक्सचेंज रेट रहते हैं, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, ठीक है। एक्सचेंज रेट 80 रुपीज पकड़ा। लास्ट एग्जाम्पल में हम लोग डॉलर डिमांड कर रहे थे। समझना बात, लास्ट एग्जाम्पल में क्योंकि हमको यानी मुंबई वाले मिस्टर एक्स को पेमेंट करना था डॉलर्स के अंदर, तो वो डॉलर डिमांड कर रहा था। कंट्री के अंदर डॉलर की डिमांड क्रिएट हुई। इस वजह से अगर सब लोग ही ऐसा करेंगे तो डॉलर की शॉर्टेज आएंगी और प्राइस बढ़ते जाएगा। तो हमने देखा था $1 जो है 80 के बदले 81, 82, 83 तक पहुंचा था, 83 तक पहुंचा था। और उसके बाद गुड्स महंगे पड़ते थे। महंगे पड़ने के कारण कंट्री में, इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री में जहां इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है वहां इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा था। ये चीज आप लोगों को बताया था। अब मैं इसकी रिवर्स सिचुएशन होती है बेटा एक्सपोर्ट में, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सेम हमारा एग्जांपल रहेगा, ठीक है। अब ये मुंबई में अंदर मिस्टर एक्स जो है ये क्या करता है दोस्तों? ये करता है एक्सपोर्ट, ठीक है। क्या कर रहा है ये? एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। यानी यहां पे इंपोर्टेड कंट्री कौन हो गया? इंपोर्टिंग कंट्री कौन हो गया? हमारा यूएसए। मुंबई इज एक्सपोर्टर और यूएसए इज इंपोर्टर। एक्चुअली इसके नाम अलग लिए जाते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, होस्ट कंट्रीज और एक और नाम दिया जाता है, लेकिन वो सब अभी आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा उस चीज में, क्योंकि आपके बेसिक लेवल की बातें मैं कर रहा हूं यहाँ पे। वो जब आप लोग सीए फाउंडेशन पढ़ोगे, रादर सीए इंटर के अंदर है वो टॉपिक, लेकिन अब सिलेबस चेंज होने वाला है सीए इंस्टीट्यूट का, तो शायद सीए फाउंडेशन के अंदर वो सब चीजें आ जाए, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करेंगे ये कंट्री एक्सपोर्टर है, नहीं तो इकोनॉमिक लैंग्वेज ये नहीं है बेटा। हम बात करेंगे एक्सपोर्टर है हमारा मुंबई और यूएसए इज इंपोर्टर, ठीक है। अब इसने एक्सपोर्ट किया, वही कितने रुपए के गुड्स हमने लास्ट एग्जांपल में लिए थे, $1000 बराबर है
$1000 के गुड्स समझ लीजिए एक्सपोर्ट किए जाते हैं, $1000 के गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब यूएसए पेमेंट देगा डॉलर में। मैंने आपको बताया था डॉलर इज द व्हीकल करेंसी। जनरली जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है फ्रेंड्स वो डॉलर्स के अंदर की जाती है, तो डॉलर इज द व्हीकल करेंसी। अब व्हीकल करेंसी में ट्रेड हो रहे हैं तो यूएसए वाला डॉलर पेमेंट करेगा। अब यूएसए वाले के पास तो ऑलरेडी डॉलर है क्योंकि उसकी होम करेंसी डॉलर है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, यूएसए वाला डॉलर तो इजीली पे कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंबई वाले मिस्टर एक्स के पास $1000 आ गया पेमेंट, यानी ही रिसीव्ड $1000, ये आ गया। और इसकी बैंक कौन सी थी, एचडीएफसी बैंक, आपको मैंने बताया था एचडीएफसी बैंक है। अब एचडीएफसी बैंक डॉलर्स बेचती भी है, डॉलर खरीदती भी होंगी, सीधी सी बात है, बैंक का तो काम रहता है करेंसी ट्रांजेक्शन में डील करना, है ना। अब ये मिस्टर एक्स यहाँ पे अगर अपने लेबर को या जिससे वो रॉ मटेरियल खरीदता होगा उनको अगर बोलेगा भैया डॉलर ले लो, तो मानेंगे क्या, नहीं। और प्रॉब्लम भी है, मान लो कोई चीज़ उससे ₹40 में खरीदी होंगी किसी से, चाहे ₹40 पेमेंट करना होगा तो आधा डॉलर पेमेंट करेगा, ये सब नाटक हो जाएंगे। करेंसी एक्सचेंज रेट चेंज होते रहता है, तो मिस्टर एक्स ऐसा कुछ नहीं करेगा। मिस्टर एक्स जाएगा बैंक के पास, ये पकड़ो डॉलर और मुझे रुपीज़ दो। तो मिस्टर एक्स कितने रुपीज़ लेगा मुझे आप बताइए। एचडीएफसी बैंक के पास गया, डॉलर दिया, ठीक है, डॉलर दिया और बदले में क्या लिया, रुपीज़ लिया। रुपीज़ का भी सिंबल है, वैसे चाहे तो अपन बना सकते हैं, ऐसा ही कुछ था, ठीक है, रुपीज़ लिया। अब मिस्टर एक्स के पास नॉर्मल ट्रस्ट सिचुएशन में ₹80,000 आ गए, ये हो गया ट्रांजैक्शन खत्म। अब मान लो इंडिया के अंदर सभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंडिया में क्या हो जाएगा, अचानक से डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएंगी और जो रुपीज है उसकी अचानक से डिमांड आ जाएंगी, यानी रुपीज का शॉर्टेज क्रिएट होना स्टार्ट होगा, तो रुपए का भाव बढ़ेगा, रुपीज एप्रिशिएट होगा। यानी 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 ये जो $1 जो अभी फिलहाल 80 है, अब इसके बदले 79 रुपीज ही मिलेंगे, या फिर 70-80 मिलेंगे, या फिर ये नीचे कितना भी जा सकता है, 77 तक भी जा सकता है, कितना भी जा सकता है। अब सर एक बात मेरी अच्छे से समझ लेना बेटा, एक बात ध्यान से समझिए। $1, एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, रूपी एप्रिसिएशन और रूपी डेप्रिसिएशन। $1 के बदले आप 80 रुपए, ये हमारा स्टैंडर्ड रेट है समझ लीजिए। अगर $1 जो है वो 75 का होता है, या दूसरी सिचुएशन में $1 वो है वो अगर 80 रुपए का, सॉरी 85 रुपीज का होता है, 85 रुपीज का होता है, तो दो अलग अलग सिचुएशन है। स्टार्टिंग में $1 80 रुपए का है, अब 10 दिन बाद डॉलर हो गया 75 रुपया, मतलब पहले $1 देता था तो 80 रुपए लेता था, अब $1 देके 75 ही मिल रहे। मतलब यहां क्या हुआ, रुपए डेप्रिशिएट हुआ क्या, ना, रुपी एप्रिशिएट हुआ। पहले $1 खरीदने के लिए 80 रुपए चुकाने पड़ते थे, अब वही काम 75 रुपए में हो जाता है। ये केस है रुपी एप्रिसिएशन का। और साथ ही साथ ऐसा भी बोल सकता है अगर रुपी से एप्रिशिएट हो रहा है तो दूसरी करेंसी क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। रुपीज डॉलर डेप्रिसिएशन का केस हो गया, बराबर है। सेकेंड, इसके अंदर पहले $1 80 रुपए में मिल जाता था, लेकिन अभी एक वही डॉलर खरीदने के लिए 85 रुपए 85 रुपीज देने पड़ते हैं। मतलब ये केस हुआ रुपी डेप्रिसिएशन का, यानी डॉलर जो है वो क्या हुए दोस्तों, अप्रिशिएट हुए। ये एक स्टैंडर्ड चीज, स्टैंडर्ड यानी एक समझने वाली चीज है, ठीक है। अब यहां हमारे केस में ये क्या हो रहा है, ये होने से मैं कह सकता हूं डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है और जो हमारा रुपीज है ये अप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। यानी इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे, अब समझना बात, $1000 के अंदर जो काम हो रहा था, यहाँ पे $1000 ये लेकर आया एक्सपोर्टर, ठीक है। अब ये डॉलर देगा रुपए लेगा, है ना, डॉलर देगा रुपीज लेते जाएगा। अब इस केस में ऐसे से डॉलर की सप्लाई अचानक से बढ़ जाएंगी
और रुपये की सप्लाई जो है वो कम हो जाएंगी, तो ये वैल्यूएशन फर्क आएगा। अब इसके अंदर नुकसान एक्सपोर्टर का होता है। इंडिया वाला एक्सपोर्ट समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन एक बार समझ गया तो परमानेंट समझ जाएगा। अब आप बोल रहे सर रुपये एप्रिशिएट हो रहा, बराबर है, लेकिन सर एक्सपोर्टर का नुकसान हो गया। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, क्योंकि अब अगर वो $1000 देंगे और मान लो 77 प्राइस है, तो अब उस एक्सपोर्टर को कितने पैसे हाथ लगेंगे? ओनली 77,000। यानी एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्टर को अगर होम करेंसी, यानी जिस करेंसी में वो, जिस कंट्री में वो बैठा है वहां की करेंसी अगर एप्रिशिएट होती तो एक्सपोर्टर का नुकसान है और इंपोर्टर का फायदा है। अब मान लो यही मिस्टर एक्स हमारा अगर इंपोर्टर बन जाता है, एग्जांपल दे रहा हूं, इंपोर्टर, और ये करेंसी रेट हो जाता है 77, तो इसको 77 ही चुकाने पड़ते थे, जो कि पिछले केस में मैंने 83,000 बताया था। यानी दोस्तों सिर्फ 77,000 चुकाने पड़ते हैं, तो बहुत बेनिफिशियल सिचुएशन है। तो एक आपको मैं क्रक्स इसका निकाल के बताता हूं, ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया इसका अपन क्रक्स निकाल सकते हैं। दो कंट्री रहते हैं बेटा, एक होम कंट्री, एक होस्ट कंट्री। मैं दो टर्म्स अब यूज कर ही लेता हूं। होम कंट्री यानी वो जहां जिसकी करेंसी है, जैसे यहां पे इस केस में हमारा इंडिया होम कंट्री था, और होस्ट कंट्री वो जहां पे गुड्स जा रहे हैं, यूएसए। वैसे ही इस सिचुएशन के अंदर होम कंट्री था यूएसए और होस्ट कंट्री था इंडिया। यानी मैं कहूं कि जिस कंट्री में भी गुड्स जा रहे हैं वो हो गया होस्ट कंट्री, और जहां से ओरिजिन होते हैं वो हमारा होम कंट्री हो गया, बराबर है। तो एक चीज मैं आप लोगों को अब यहां पे क्लियर करता हूं फाइनल मेरी, तो समझना दोस्तों दो सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है। पहली सिचुएशन ये मेरी है, इसके अंदर ऐसा हुआ, ठीक है, 80 रुपए जो देने पड़ रहे थे $1 के बदले, अब 75 हो गए। तो हर कंट्री में दोनों तरह के लोग रहते हैं, एक इंपोर्टर भी रहता है, एक्सपोर्टर भी रहता है। यानी 1 जनवरी 2023 को ये रेट था, और ये जो रेट है ये, और ये समझ लीजिए 31 जनवरी 2023 को ये रेट हो जाते, एक महीने बाद। और ये थी डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट करना था। और ये थी डेट ऑफ गुड्स, जो सेल डेट बोल सकते हैं, सेल डेट, इस दिन गुड्स आए थे, ठीक है। पेमेंट जनरली एक आध महीने का टाइम दिया भी जाता है, कई बार नहीं भी दिया जाता है। अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, समझ लो बात। इस केस में, पहले वाले केस की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट केस के अंदर रूपी एप्रिशिएट हुआ। रूपी एप्रिशिएट होने से इंपोर्टर जो है, सॉरी, इंपोर्टर बेनिफिटिंग सिचुएशन, बेनिफिट होता है, इंपोर्टर को बेनिफिट होता है, ठीक है। और लॉस किसको होगा? एक्सपोर्टर को लॉस होता है। कैसे? क्योंकि इंपोर्टर ने गुड्स बुलाए हैं, पहले $1 उसको बैंक से खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ रहे थे, अब उसको सिर्फ 75 देने पड़ेंगे। $1000 के बदले 80,000 चुकाने पड़ते थे जब खरीदा था, ऐसा सोचा था, पर अब सिर्फ 75,000 देने पड़ेंगे, 5,000 बच गए। समझ में आई बात? रुपये एप्रिशिएट होने से हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, देख लो, समझ लो। इंपोर्टर को सस्ता मिला, ऑब्वियसली आपको सस्ता मिलेगा, और एक्सपोर्टर का लॉस हो गया बेचारे का, जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो, उसको $1000 आए, उसने सोचा था कि 80,000 में कन्वर्ट कराऊंगा, बट 75 हो गए, अब उसको 75 ही मिलेंगे, एक्सपोर्टर का नुकसान। एंड सेम अपोजिट होगा इस सिचुएशन में, यानी यहां पे इंपोर्टर को लॉस होगा और एक्सपोर्टर को जो है वो बेनिफिट होगा। कैसे? क्योंकि इंपोर्टर को 80 रुपए सोचा था, लेकिन अब 85,000 चुकाने पड़ेंगे, 85,000 उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसके 5,000 रुपए ज्यादा गए। और एक्सपोर्टर ने सोचा था 80,000 रुपए आएंगे, बट करेंसी एक्सचेंज रेट बढ़ गया, 85 हो गया था, वो एक्सपोर्टर को 5,000 का एक्स्ट्रा फायदा होगा। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये था हमारे करेंसी के बारे में, और आगे की बात हम कैप्सूल नंबर 8 के अंदर करेंगे, ठीक है। तो टिल देन